लेकिन इस याद के साथ साथ उन्हें जो नजर आया उसे कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जाता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, जो देश और बाहर हो रही हर हलचल पर निगाह रखती है, उसे भी इस पाकिस्तानी घुसपैठ की कोई खबर नहीं। पाकिस्तानियों का बहुत ज़बरदस्त प्लान था। उन्होंने आगे बढ़कर खाली पड़े बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। जैसे ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज़ सुनाई देती, पाकिस्तानी सैनिक दहल जाते और इधर उधर भागने लगते। परवेज मुशर्रफ भारत के 1984 में सियाचिन पर कब्जे से चिढ़े हुए थे। कोबरा दिगेंद्र सिंह ने 48 घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दिया। इस दौरान उन्हें 5 गोलियां लगी। दुश्मनी आज भी बरकरार है। टमाटर की कीमतों से एक दूसरे को आंका जा रहा है। नमस्कार, खुली बात के इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं शौर्य और बलिदान से भरी गाथा। मैं हूं आपका दोस्त इकबाल। आज से 24 साल पहले 26 जुलाई 1999 को एक खबर से देश के हर नागरिक के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, सभी की मुट्ठियां जोश से भर गई और आंखें आंसू से। उस दिन कारगिल के पहाड़ियों पर कब्जा जमाए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन विजय 60 दिन बाद आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंचा और हमें जीत। दिन को याद करते हुए शौर्य दिवस मनाया जाता है। इस जीत के लिए जो कुर्बानियां दी गई उसमें तकरीबन 500 जवानों की शहादत हुई और 2000 के करीब जवान घायल हुए। क्यों हुआ कारगिल युद्ध? क्या वाकई ये हमारी जीत थी या खुद की लापरवाही का खामियाजा, जिसकी कीमत हमें सैकड़ों जान की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ी? ये सब जानने के लिए हमें इतना पीछे चलना पड़ेगा जितने वक्त में एक पीढ़ी जवान हो जाती है, यानी 24 साल। 1998 में भारत पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने परमाणु परीक्षण करके ताकत में बराबरी कर ली थी। इसके बाद फिजा बदली, एक अमन की सदा उठी। दोनों देश के प्रधानमंत्री मेज पर आए। भारत पाक को जोड़ने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस फिर से पटरियों पर दौड़ने लगी। साथ ही एक और नई पहल हुई। भारत से लाहौर के बीच सदाए सरहद नाम से एक बस सेवा शुरू हुई। जो पहली बस दिल्ली से लाहौर गई उसमें देश के प्रधानमंत्री सहित कई जाने माने बुद्धिजीवी, कलाकार, पत्रकार सवार थे। दूसरी तरफ क्रिकेट के लिए जुनूनी दो देश फिर से आमने सामने हुए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया। कहने का मतलब है कि माहौल खुशगवार हो रहा था। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे का दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे। इन सब के बीच 8 मई 1999 के दिन कारगिल के बाल्टिक सेक्टर में एक चरवाहा ताशी अपने नए याक की तलाश कर रहा था जो गुम हो गया। वो पहाड़ियों पर चढ़ चढ़कर देख रहा था कि उसका याक कहाँ खो गया है। इसी दौरान कोशिश करते करते उसे अपना याक तो नजर आ गया, लेकिन इस याक के साथ साथ उन्हें जो नजर आया उसे कारगिल युद्ध की पहली घटना माना जाता। पहाड़ी पर उन्होंने देखा कि कुछ संदिग्ध लोग वहां मौजूद हैं। वहां से लौटकर ताशी नामग्याल ने इसकी खबर सेना को दी। कुछ देर बाद वो भारतीय सैनिकों के साथ लौटे। सैनिकों ने देखा बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक सिविल कपड़ों में कारगिल की उन पहाड़ियों पर कब्जा जमाया। यहीं से अघोषित रूप से कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। अगले दिन सुबह सेना के लामा हेलीकॉप्टर पहुंचे और उन्होंने स्थापित पाकिस्तानी चौकियों, जिसे पाकिस्तानी सेना ने आजम, तारिक और तशफीन नाम दिया हुआ था, पर खूब गोलियां बरसाई। लेकिन पाकिस्तानी फौजियों ने खामोश रहना मुनासिब समझा। एक रणनीति थी, क्योंकि ऐसा करते ही मामला खुल जाता। ये साबित हो जाता कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ की हुई है। लेकिन भारतीय सेना के अधिकारियों को पता चल चुका था कि पहाड़ियों पर एक बड़ी घुसपैठ हुई। उस वक्त उन्हें देश की राजनीति चलाने वाले लोगों को इसकी खबर देना जरूरी नहीं समझा और अपनी कार्रवाई खुद शुरू कर दी। गौर करने वाली बात है कि बीबीसी के संवाददाता रेहान फजल अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि उस समय तक के सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक पोलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा पर थे। उन्हें इस बात की खबर भारतीय राजदूत से मिली, न कि अपने मातहत अधिकारियों से। ऐसा ही भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हुआ। वो भी रूस की यात्रा पर निकलने वाले थे, तब तक उनको इसकी खबर नहीं थी।
बाद में इंडियन एक्सप्रेस के रक्षा मामलों के संवाददाता जसवंत सिंह के द्वारा उन्हें फोन पर यह जानकारी दी गई। खबर आम होते ही भारत के राजनीतिक हलकों में उछाल सा आ गया। इतनी बड़ी घटना को पाकिस्तान ने अंजाम दे डाला और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, जो देश और बाहर हो रही हर हलचल पर निगाह रखती है, उसे भी इस पाकिस्तानी घुसपैठ की कोई खबर नहीं। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन लगाया और इस दगाबाजी का सबब पूछा। नवाज शरीफ ने उनकी जानकारी में ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। साथ उन्होंने कहा कि मैं सेना अध्यक्ष मुशर्रफ से पूछकर बताता हूं। इस प्लान के मास्टरमाइंड पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ भारत के 1984 में सियाचिन पर कब्जे से चिढ़े हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस के एसोसिएट एडिटर सुशांत सिंह बताते हैं कि इस घुसपैठ का मकसद यही था कि भारत की सुदूर उत्तर की जो टिप है, जहां सियाचिन ग्लेशियर की लाइफलाइन NH-1D को किसी तरह काट कर उस पर नियंत्रण किया जाए। वो उन पहाड़ियों पर आना चाहते थे जहां से लद्दाख की ओर जाने वाली रसद पहुंचाने वाली काफिलों की आवाजाही को रोक दें और भारत को मजबूर होकर सियाचिन छोड़ना पड़े। और कारगिल वही कामयाबी थी जो मुशर्रफ चाहते थे। इस पर बहस हो सकती है कि नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा गया या फिर वो जानबूझकर खामोश थे। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हरचरण सिंह पनाग BBC संवाददाता रेहान फजल से बात करते हुए कहते हैं कि मई से लेकर जून तक भारतीय सेना ने कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की। पाकिस्तानियों का बहुत ज़बरदस्त प्लान था। उन्होंने आगे बढ़कर खाली पड़े बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। वो लेह कारगिल सड़क पर पूरी तरह से हावी हो गए। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन उसके बाद जब 8वीं डिवीज़न ने चार्ज लिया तो हमें इस बात का एहसास होने लगा कि उस इलाके में कैसे काम करना है। तब जाकर हालात सुधरना शुरू हुए। जून का दूसरा हफ्ता खत्म होते होते चीज़ें भारतीय सेना के नियंत्रण में आने लगी थी। रेहान फजल ने उस समय के भारतीय सेना के प्रमुख जनरल वेद प्रकाश मलिक से पूछा कि इस लड़ाई का निर्णायक मोड़ क्या था। मलिक का जवाब था कि तोलोलिंग पर जीत वो पहला हमला था जिसे हमने कोऑर्डिनेट किया था। ये बहुत बड़ी सफलता थी। ये लड़ाई करीब 100 किलोमीटर के दायरे में लड़ी गई, जहां कुल 1700 पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा के करीब 8-9 किलोमीटर अंदर घुस आए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 527 सैनिक मारे गए और 1363 जवान आहत हुए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी 700 सैनिक मारे गए और हजारों की तादाद में जख्मी हुए। ये आधिकारिक आंकड़ा है, हकीकत इससे कहीं ज़्यादा नहीं। ये सही है कि शुरू में भारत को अपने 2 मिग विमान और हेलीकॉप्टर खोने पड़े, लेकिन भारतीय वायुसेना और बोफोर्स तोपों ने पाकिस्तानी ठिकानों को सटीक निशाना लगाकर जीत को अपनी तरफ खींच लिया। कारगिल लड़ाई में कमांडर रहे लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पुरी का मानना है कि कारगिल में वायुसेना की सबसे बड़ी भूमिका मनोवैज्ञानिक थी। जैसे ऊपर से भारतीय जेटों की आवाज़ सुनाई देती, पाकिस्तानी सैनिक दहल जाते और इधर उधर भागने लगते। एक एक करके भारतीय फौज ने पाकिस्तानी कब्जे से महत्वपूर्ण चौकियों और पहाड़ियों को छीन लिया। जून के दूसरे सप्ताह से भारतीय सैनिकों को जो कामयाबी मिली वो जुलाई के अंत तक जारी रही। आखिरकार नवाज शरीफ को युद्ध विराम के लिए अमेरिका की शरण में जाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने टका सा जवाब दिया कि पहले अपनी सेना बिना शर्त वहां से हटाओ, फिर आगे बात होगी, वरना कारगिल युद्ध के लिए पूरी तरह पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नवाज शरीफ जब अमेरिका में बिल क्लिंटन से मिन्नतें कर रहे थे, तब इधर टाइगर हिल पर भारत के सैनिक तिरंगा फहरा। 13 जून को द्रास सेक्टर में तोलोलिंग की चोटी पर भारतीय सैनिक ने तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी पर कब्जे के दौरान कोबरा दिगेंद्र सिंह ने 48 घुसपैठियों को मौत की नींद सुला दिया। इस दौरान उन्हें 5 गोलियां लगी थी। तोलोलिंग पर कब्जे में कैप्टन विजयंत का भी अहम योगदान रहा। कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा का .5140 की जीत में अहम योगदान था। 20 जून को कैप्टन बत्रा ने ही इस पॉइंट को पाकिस्तान सेना के कब्जे से मुक्त कराया था।
इस जीत में कैप्टन विक्रम बत्रा को शहादत मिली। 8 जुलाई को भारतीय सेना ने 11 घंटे की लगातार लड़ाई के बाद सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया। टाइगर हिल पर कब्जा करने में सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव का अहम योगदान था, जिन्हें दुश्मनों से लड़ते हुए 15 गोलियां लगी थी। जुबैर हिल पर कब्जे में मेजर सरवनन शहीद हो गए। मेजर ने जुबैर हिल्स के लिए एक प्लाटून का नेतृत्व किया और उन्होंने दुश्मनों के 2 बंकरों को अपने कब्जे में ले लिया। बिल क्लिंटन से नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का आदेश दिया। पाकिस्तानी सेना के पीछे हटने के बाद भारतीय सेना ने 11 जुलाई 1999 को बटालिक की चोटियों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अंत में 14 जुलाई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा की। 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो। इस जंग के बाद एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के रिश्ते ठंडे बस्ते में चले गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का सैन्य तख्ता पलट हुआ, उनको देश निकाला मिला और सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने सत्ता हथियार। दुश्मनी आज भी बरकरार, टमाटर की कीमतों से एक दूसरे को आंका जा रहा है। जंग अपने पीछे कितनी तबाही लाती है, ये सिर्फ उन सैनिकों के परिवार वाले समझ सकते हैं जो जंग में शहीद हुए। देश के लिए तो सिर्फ कोलेटरल डैमेज होता है, एक बड़े मकसद को पाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया होगा।